नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज बहुत ही सरल तरीके से कवर करेंगे क्रिया को। क्रिया चित्र के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि बिहार स्टेट, झारखंड जेट इन सभी परीक्षाओं के लिए क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगी। यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न 100% आने की संभावना है। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते, क्या बोलते हैं? वर्ब। V1, V2 और V3 का प्रयोग करते हैं। होना या करने की चीज़ों को, जैसे कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में वाक्य से काम करने या होने का पता चले या बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, गिरना, लिखना, बोलना, कहना आदि, ये सब क्रिया कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो सारे क्रिया ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि माँ क्रिया, बाप क्रिया, ये सब क्रिया नहीं हो गया। ये एक प्रकार के मुहावरा है, हम लोग उसे हंसी मजाक के तौर पर प्रयोग करते हैं। लेकिन व्याकरण के शब्दों में क्रिया जो होती है प्यारे दोस्तों, वो केवल इन्हीं शब्दों को बोला जाता है। पढ़ना, लिखना, गिरना, खेलना, लिखना, कहना, सोना, उठना, ये सब सारे जो हैं, ठीक है, जो हम अपने फिजिकल शरीर के माध्यम से करते हुए सब क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। सामान्य क्रिया में ना हटा दिया जाए, ठीक है, हटा देने पर जो मूल शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे दूध से हम घी निकाल दें तो वह क्या बन जाता है? छाछ बन जाता है। बहुत सारे गांव में इसे माठा भी बोलते हैं। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे क्रिया में ना धातु यदि हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा पर। तो ये हमें मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द। इसी को हम कहते हैं, ठीक है, मूल शब्द कहते हैं, अर्थात धातु कहते हैं। उत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक मूल धातु होते हैं, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु में वह स्वतंत्र होता है, ठीक, आज़ाद होता है, किसी का वह भरोसा नहीं करता, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जैसे खा, देख, ठीक है, चल, मर, ये सब क्या हो जाते हैं? मूल धातु हो जाते हैं। यौगिक धातु, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग्य से बनती है। जैसे यहाँ पे ना लग गया, लिखना। दोस्तों, प्रत्यय जो होता है किसी भी मूल धातु के अंत में लगता है, ध्यान रखेंगे, तो ये यौगिक धातु कहलाते हैं। जैसे मरना, खेलना, चलना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, ठीक है, किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण, यहाँ पे देखिए, दुशासन को मारने का बात कर रहे हैं। तो महाभारत में श्री कृष्ण जो है युद्ध स्वयं नहीं लड़े थे, लेकिन ये क्या किए थे? दूसरों को प्रेरणा दिए थे, दूसरे से काम करवाए थे, युद्ध को लड़वाए थे। जैसे अर्जुन, ठीक है, इनके हाथ में, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में क्या थे? अर्जुन धनुष था। तो ये धनुष के रूप में अर्जुन कार्य कर रहे थे। तो ये स्वयं न लड़ करके इन्होंने शपथ लिए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये क्या किए थे? स्वयं न हो करके युद्ध, दूसरे से युद्ध करवाए थे। तो इस चित्र के माध्यम से क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक हो गया, प्रेरणा देते थे किसको? अर्जुन को। तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो इस तरह से आपको हम चित्र के माध्यम से सफलपूर्वक बताने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करेंगे। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किससे लिखवाता है? तो मुझसे लिखवाता है। तो यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। जैसे अर्जुन ने, कृष्ण ने, ठीक है, अर्जुन से दुर्योधन को मरवाया। तो अर्जुन जो हो गए, ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में काम किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नोट, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती है। मैंने उसे हंसाया,
इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं, हंसना, हंसवाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हंसना और हंसवाना। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन? अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में समझते हैं। नाम धातु भी आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। किसे? संज्ञा या विशेषण से बनती है। जैसे संज्ञा से हाथ या हथियाना, विशेषण से चिकना या चिकनाना, गरम गरमाना। यह जो होता है क्या होता है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो। ठीक है, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर ही पड़े। जैसे श्याम आम खाता है, तो आम कौन खाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, श्याम खाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्रिया के साथ रहेगा वह सकर्मक क्रिया रहेगा, और जिसके साथ क्रिया नहीं रहेगा वो अकर्मक क्रिया होगा। जिसका फल क्या है? प्रभाव जो होता है दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म। खाना, ठीक है, कि क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो आम क्या हो गया ये? ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक क्रिया का। यहाँ पे अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म न हो, क्या हो? कर्म न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म न हो अर्थात बिना कर्म का, जैसे फल जो है से वह करता है, पर यहाँ पे ठीक है, फल जो है वह करता है। श्याम सोता है, सोना क्या क्रिया है? क्या है? सोना क्रिया, यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे बोले हैं कि कर्म नहीं होगा। क्या होगा? कर्म नहीं है, क्रिया तो होगा पर कर्म नहीं होगा। श्याम सोता है, तो कौन सोता है? ठीक है, श्याम सोता है, लेकिन क्या है कि कर्म नहीं पता चल रहा है। स्पष्ट रूप से समझते हैं, इसे पहचान कैसे करेंगे ये भी समझिए बात को। ठीक है, दूसरे भाषा में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या या किसे या किसको लगा करके हम कर सकते हैं। यदि प्रश्न करने से यदि हम कुछ उत्तर मिले तो वह समझ लेना कि क्रिया सकर्मक है, यदि न मिले तो समझ लेना कि अकर्मक है। जैसे मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो उसे उत्तर मिलेगा। क्या मारा जाए? ठीक है, जैसे प्रश्न किया किसे मारा गया, तो राम को थी रावण को मारा गया, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। किशोर को मारा गया, ठीक है, किसे मारा गया? किशोर को मारा गया। ठीक, प्रश्न किया क्या खाया, तो खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। तो हमने आपको बताया कि यदि, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, पहचान क्या, किसे या किसको से आदि प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर मिले, क्या मिले? कुछ उत्तर मिल जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि क्रिया क्या? सकर्मक क्रिया। जैसे किसे मारा, तो किशोर को मारा या रावण को मारा, तो वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक मतलब क्रिया के साथ। और क्या खाया, तो खाना खाया, ये भी सकर्मक क्रिया हो गया। और यदि नहीं मिलेगा तो समझ लेना कि अकर्मक क्रिया होगा। जिसका सिर खुजलाता है, सॉरी, उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है। किसका सिर खुजलाता है? तो उसका सिर खुजलाता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया, वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, क्या खुजलाता है? किसको खुजलाता है? तो वह खुजलाता है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा। मैं घड़ा भरता है, क्या भरता है घड़ा में, ये तो पता नहीं चल रहा स्पष्ट। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या भरता है? बूंद बूंद। किसको भरता है? बूंद बूंद से घड़ा को भरता है। किसको लगाइए? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसको भरता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है, क्या भरता है? इसमें पता नहीं चल रहा है क्या भरता है। घड़ा में क्या भरता है? पानी भरता है, खून भरता है, या जल भरता है, या दूध भरता है, इससे पता नहीं चल रहा। तो अकर्मक क्रिया पहचान करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, ध्यान रखेंगे। सबसे आसान ट्रिक है, 3 शब्द को ध्यान रखेंगे। 3 शब्द को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं पीले अक्षर में लिख दिया हूँ, क्या, किसे, ठीक है, या किसको। तीनों चीज़ लगा करके देखेंगे, यदि कुछ आंसर मिल जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वह सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। और यदि कुछ न मिले तो समझ लेना कि अकर्मक क्रिया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब बात करेंगे क्रिया के दो रूप होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक जिस क्रिया में एक ही काम होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, तो क्या खाई? रोटी खाई। किसने खाया? राम ने खाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस वाक्य में काम एक ही है, वह रोटी। क्या खाई? तो रोटी खाई। द्विकर्मक में मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लड़के को, लड़का भी क्या है? एक कर्म है और दूसरा वेद, दो तरह के, तो ये हो गया द्विकर्मक। अब क्रिया के, ठीक है, व्याकरण में क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधिक क्रिया और एक संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है। क्या होता है? उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हैं, है, था, थे, थी आदि, ये सब सहायक क्रियाएं कहलाती है। राम जाता है, मुख्य क्रिया क्या है? जाता है। सहायक क्रिया जो हो जाता है वह गाते हैं। मुख्य क्रिया यहाँ पे ध्यान रखेंगे गाना। और इस तरह से यहाँ पे देखिए राम जाता है, इसमें स्पष्ट समझ लीजिए, पुनः मैं बता रहा हूँ कि मुख्य क्रिया क्या हो जाता है? जाता है। ये तो एक बच्चा भी समझ लेगा। और वह गाते हैं, इसमें गाना जो होता है यह मुख्य क्रिया होता है, प्रमुख। ठीक है, इंपॉर्टेंट, VVI अर्थात फर्स्ट क्रिया V1 कह सकते हैं। सेकेंड है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी तरह दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो वह पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब एक काम समाप्त हुआ दूसरा काम पुनः स्टार्ट हो जाता है तो पहले जो समाप्त होता है तो वह क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़कर चला गया। ठीक है, तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्या हो गया? पढ़कर, मतलब चलना तो पढ़कर नहीं गया जी, मतलब जाना जो होता है वह पढ़कर, मतलब बाद में हुआ। यहाँ पढ़ना भी क्या है? क्रिया, और चलना भी क्या है? क्रिया है। तो इसे जो प्रथम बार आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो, क्या हो? जिसमें दो कर्म है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वह कुत्ते को डंडे से मारा, तो कुत्ता और डंडा दो कर्म हो गया। ठीक है, कुत्ता भी हो गया और डंडा भी हो गया, अर्थात दो कर्म हो गया। मारना जो हो जाता है ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। मारना क्या? क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे कुत्ता और डंडा, ठीक है, ये क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन मारना जो हो गया ये क्रिया हो जाता है, नामबोधिक क्रिया। जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से संयुक्त होकर बनती है, किसे? संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से संयुक्त होकर बनती है, उसे नामबोधिक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाता है। संयुक्त क्रिया क्या होता है? जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। घनश्याम रो चुका है, ठीक है, किशोर रोने लगा, वह घर गया। ध्यान रखेंगे, इन क्रियाओं में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया में कुल कितने होते हैं? 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। कौन कौन? आरंभ बोधिक क्रिया, जहां कार्य प्रारंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधिक क्रिया कहते हैं। जैसे पानी गिरने लगा, वह पढ़ने लगा, ये आरंभ बोधिक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया, जहां कार्य समाप्त होने का बोध होता है। जहां कार्य समाप्त होने का बोध होता है वहां पे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। वह जा चुका है, ठीक है, वह आ चुका है, ये समाप्ति बोधक। थर्ड है अवकाश बोधक क्रिया, जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल अर्थात अवकाश का पता चले, वो अवकाश बोधक क्रिया। कमला सो न पाई, मैं जा नहीं पाया, ये अवकाश। अनुमति बोधक क्रिया, जहाँ कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। उसे गांव जाने दो, उसे अपनी बात कहने दो। आवश्यकता बोधक क्रिया, जहाँ कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। उन्हें पढ़ना चाहिए, मुझे तुरंत जाना पड़ा,
शक्तिबोधक क्रिया जहाँ कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध होता है, वहाँ पे शक्तिबोधक। अब वह देख सकता है, मैं खेल सकता हूँ। 7 है निश्चय बोधक क्रिया, जहाँ कार्य की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। वह छत से गिर पड़ा, अब उसकी कलम दे ही दो। 8 है इच्छा बोधक क्रिया, जहाँ कार्य करने की इच्छा व्यक्त हो। ठीक है, जहाँ कार्य करने की इच्छा व्यक्त हो, जैसे मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, श्याम घर आना चाहता है, तो ये इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। 9 है अभ्यास बोधक क्रिया, जहाँ क्रिया करने का अभ्यास का बोध हो उसे अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। वह हमेशा सत्य बोला करती है, वह गाया करती है, इस तरह से अभ्यास बोधक हो गया। ठीक है। 10 है नित्य बोधक, जहाँ कार्य के चालू रहने का बोध हो वहाँ पे नित्य बोधक क्रिया होती है। वह देर से वर्षा हो रही है, ठीक है, वह रात भर जागती रही है। 11 है पूर्ण उक्ति बोधक क्रिया, जहाँ समान वर्ग के दो कार्य एक साथ बोध होता है, वह पूर्ण उक्ति बोधक क्रिया। यहाँ बराबर आया जाया करता है। सेकेंड है तुम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हो। इस तरह से पूर्ण उक्ति बोधक क्रिया तक हमने स्पष्ट रूप से क्रिया के सारे भेद, क्रिया के प्रकार, क्रिया की परिभाषा इत्यादि चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया हूँ। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और एक लाइक जरूर कीजिएगा।